गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट पार्ट 2 बीएससी सेकेंड ईयर मैथ्स और पेपर 3। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि इम्पैक्ट किसे कहते हैं। इम्पैक्ट परिभाषाएं जैसे संपर्क बिंदु, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ अभिलंब, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, त्रियक संघट, समक्ष संघट, प्रत्यास्था, प्रत्यास्थ पिंड, संपीड़न काल और प्रत्यानयन काल। साथ ही हमने पढ़ा था न्यूटन का प्रयोगात्मक नियम। वह होता है पिंडों के बिछुड़ने का जो वेग होता है इक्वल टू ई पिंडों के मिलने के वेग के बराबर होता है, और जो ई होता है वो उसका मान 0 और 1 के बीच होता है। अगर ई 0 हो जाए तो पिंड प्रत्यास्थ कहलाता है, और ई का मान 1 हो तो पिंड पूर्णतया प्रत्यास्थ कहलाता है। साथ ही हमने संवेग संरक्षण का सिद्धांत भी पढ़ा। वो क्या होता है, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। अब हम इसके आगे का पढ़ेंगे। दो चिकने प्रत्यास्थ गोलों का समक्ष संघट, डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ टू स्मूथ इलास्टिक स्फीयर्स। तो मान लेते हैं m1 तथा m2 संहतियों के दो गोले एक ही दिशा में वेग u1 तथा u2, जिसमें u1 का मान क्या है, u2 से बड़ा है, से गति करते हुए इम्पैक्ट करते हैं। तो माना प्रारंभिक दिशा में उनके वेग v1 तथा v2 है तथा प्रत्यानयन गुणांक e है, तो इम्पैक्ट के पश्चात न्यूटन के नियमानुसार v2 माइनस v1 इक्वल टू क्या होता है, e u1 माइनस u2, इक्वेशन फर्स्ट। तथा संवेग संरक्षण सिद्धांत से हम जानते हैं कि m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2, इक्वेशन सेकंड। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 को m2 से गुणा कर 2 में से घटाने पर, तो इक्वेशन 2 हमारे पास है m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। अब इक्वेशन 1 को m2 से मल्टीप्लाई करें तो m2 v2 माइनस m2 v1 इक्वल टू e m2 u1 माइनस e m2 u2। अब इसको घटाएंगे तो क्या होगा, m2 v2 कैंसिल हो जाएगा और इसमें से हमारे पास क्या कॉमन आएगा, v1। तो अंदर क्या बचेगा, m1 प्लस m2 इक्वल टू, इसमें से कॉमन आएगा u1, तो अंदर क्या बचेगा, m1 माइनस e m2 प्लस आगे इसमें से कॉमन आ जाएगा m2 u2 और ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस e। तो हमारे पास v1 का मान आ जाएगा u1 ब्रैकेट में m1 माइनस e m2 प्लस m2 u2 1 प्लस e और बटे में m1 प्लस m2, इक्वेशन थर्ड। ये हमें v1 का मान प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से यदि a को m1 से गुणा कर 2 में जोड़ते हैं तो हमारे पास v2 का मान प्राप्त होता है। वो क्या होता है, u2 m1 माइनस e m1 प्लस m1 e1 1 प्लस e बटे में m1 प्लस m2। इसमें v2 का जो मान है ऊपर, उसमें क्या आएगा, u2 m2 माइनस e1 e m1 पढ़ेंगे इसको। ये m1 नहीं है, m2 है, तो हमारे पास v2 का जो मान होगा वो क्या होगा, u2 ब्रैकेट में m2 माइनस e m1 प्लस m1 u1 1 प्लस e बटे में m1 प्लस m2। डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ ए स्फीयर विद ए फिक्स्ड प्लेन, एक गोले का किसी स्थिर चिकने समतल से समक्ष संघट। क्योंकि समतल गोले की टक्कर से पूर्व तथा पश्चात स्थिर रहता है, जो समतल होता है वो गोले की टक्कर से पहले तथा बाद में स्थिर रहता है। अतः
जो बाद के वेग है u2 और v2 क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और हम जानते हैं बिछुड़ने का वेग इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल ई मिलने के वेग के बराबर होता है। तो v1 इक्वल टू माइनस ई u1 नीचे की ओर हो, इसी प्रकार से जब ऊपर की ओर होगा तो v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई u1 हो जाएगा ऊपर की ओर। अतः गोला स्थिर समतल से टकराने वाले वेग के ई गुने वेग से विपरीत दिशा में प्रतिक्षिप्त होता है। अब हाइट ऑफ थ्रो ड्यू टू इम्पैक्ट, संघट के उछाल की ऊंचाई। माना एक पिंड h ऊंचाई के एक बिंदु O से विरामावस्था से स्वतंत्रता पूर्वक एक स्थिर समतल फर्श पर गिराया जाता है, तो फर्श को बिंदु कैपिटल A पर वेग v से टकराता है। जैसा कि डायग्राम में है, O से A तक ऊर्ध्वाधर की गति के लिए न्यूटन की गति का थर्ड नियम v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। तो ये प्रारंभ में था तो u का मान क्या हुआ, 0 हो गया। तो हमारे पास v स्क्वायर इक्वल टू 0 की स्क्वायर प्लस 2gh। तो v का मान क्या आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 2gh। अब इम्पैक्ट के पश्चात गोले का विपरीत ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग वो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि क्या होता है, e मिलने का वेग, तो e क्या है, ev, और v का मान हमने फाइंड कर लिया, क्या आ जाएगा अंडर रूट 2gh। और उछाल के बाद गोला ऊंचाई h डैश तक ऊपर जाता है जहां वेग क्या होगा, 0। तब v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh डैश, क्योंकि हमने अब क्या लिए, h डैश ऊंचाई पर जाता है, तो v क्या है, 0 है। और हमारे पास u क्या हो गया, वो v के इक्वल हो गया, e अंडर रूट के अंदर 2gh और माइनस 2gh डैश। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, e स्क्वायर 2gh माइनस 2gh डैश। तो h डैश क्या आ जाएगा, e स्क्वायर h, क्योंकि 2g से 2g कट जाएगा, तो h डैश की वैल्यू आएगी e स्क्वायर h। अर्थात h ऊंचाई से गिरने वाला गोला इम्पैक्ट के पश्चात e स्क्वायर h ऊंचाई तक उछलता है। अतः किसी उछाल की ऊंचाई किसके बराबर होती है, e स्क्वायर इंटू उससे पहले वाली उछाल की ऊंचाई। किसी उछाल की जो ऊंचाई होगी वो क्या होगी, उससे पहले वाली उछाल की ऊंचाई के ई स्क्वायर के गुणनफल के बराबर होती है। टाइम ऑफ थ्रो ड्यू टू इम्पैक्ट। तो गेंद के h ऊंचाई से गिरने का समय माना t हो तो न्यूटन के सेकंड सूत्र से हम जानते हैं h बराबर ut माइनस 1/2 gt स्क्वायर। तो u तो क्या है, प्रारंभिक वेग, वो तो 0 हो जाएगा, और h इक्वल टू क्या बचेगा, 1/2 gt स्क्वायर। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2h बटे में g का अंडर रूट, इक्वेशन फर्स्ट। h ऊंचाई से गिरकर समतल से टकराने पर न्यूटन के थर्ड सूत्र से वेग नीचे की ओर वो क्या होता है, v बराबर अंडर रूट के अंदर 2gh होता है, इक्वेशन सेकंड। ये हमने अभी फाइंड किया था कि जो स्मॉल v क्या होगा, अगर नीचे की ओर हो तो अंडर रूट के अंदर 2gh होता है, तथा समतल पर इम्पैक्ट के पश्चात वेग ऊपर की ओर क्या होता है, e इंटू में v होता है। और माना उछाल के बाद गोले का अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने का समय कैपिटल T हो तो न्यूटन के फर्स्ट सूत्र से v बराबर u माइनस u प्लस gt होता है। पर उछाल के ऊपर की ओर है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस g। तो v का मान तो क्या होगा, 0। u हमारे पास क्या है, जो वेग है वो eb माइनस g और कैपिटल T। तो t का मान क्या आ जाएगा, t इक्वल टू eb बटे में g। e ऐसे कैसे, v का मान समीकरण 2 से अंडर रूट 2gh और बटे में g। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा,
जी की पावर 1/2 ऊपर नीचे कट जाएगी तो क्या बचेगा, ई अंडर रूट के अंदर 2h/जी, या फिर टी बराबर ई स्मॉल टी। समीकरण 1 से जो स्मॉल टी की वैल्यू क्या थी 2h/जी, वो यहाँ पुट कर देंगे तो कैपिटल टी इक्वल टू आ जाएगा स्मॉल ई इंटू में टी। अतः किसी उछाल की ऊंचाई तक लगा समय इक्वल टू ई इंटू इससे पहले की ऊंचाई में लगे समय के बराबर होता है। दो चिकने तथा प्रत्यास्थ गोलों के सीधे इम्पैक्ट से गतिज ऊर्जा का ह्रास। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाय डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ टू स्मूथ एंड इलास्टिक स्फीयर्स। तो मान लेते हैं m1 तथा m2 द्रव्यमान के दो गोले वेग u1 तथा u2 से एक ही दिशा में चलते हुए सीधे टकराते हैं। माना स्मॉल ई प्रत्यानयन गुणांक है तथा टकराने के पश्चात उनके वेग v1 तथा v2 हो तो हम जानते हैं कि m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। संवेग संरक्षण के सिद्धांत से हम जानते हैं इक्वेशन फर्स्ट, तथा बिछुड़ने का वेग बराबर e, मिलने का वेग v1 माइनस v2 इक्वल टू माइनस ई। माइनस क्यों आया, क्योंकि u1 माइनस u2 लिख रहे हैं इसलिए समीकरण सेकंड। और इम्पैक्ट से पहले कुल गतिज ऊर्जा 1/2 m1 u1 की स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 की स्क्वायर इक्वेशन थर्ड, तथा इम्पैक्ट के पश्चात कुल गतिज ऊर्जा 1/2 m1 v1 की स्क्वायर प्लस m2 1/2 m1 v1 की स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 की स्क्वायर इक्वेशन 4। इसी तरह से जो पूर्व गतिज ऊर्जा थी वो 1/2 m1 u1 की स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 की स्क्वायर थी, वो इक्वेशन थर्ड। और ये बाद की गतिज ऊर्जा होगी इक्वेशन फोर्थ। इम्पैक्ट से गतिज ऊर्जा में ह्रास। तो इम्पैक्ट से पहले गतिज ऊर्जा माइनस इम्पैक्ट के पश्चात गतिज ऊर्जा। तो 1/2 तो दोनों में कॉमन है, अंदर क्या आएगा m1 u1 की स्क्वायर प्लस m2 u2 की स्क्वायर माइनस m1 v1 की स्क्वायर प्लस m2 v2 की स्क्वायर इक्वेशन 5। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 के वर्ग को m1 m2 से गुणा कर 1 के वर्ग में जोड़ने पर, तो इक्वेशन सेकंड के वर्ग को तो m1 v1 प्लस m2 v2 की स्क्वायर प्लस m1 m2 v1 माइनस v2 की स्क्वायर 1 के वर्ग में जोड़ रहे हैं तो m1 u1 प्लस m2 u2 की स्क्वायर प्लस m1 m2 e की स्क्वायर u1 माइनस u2 की स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड में m1 m2 u1 माइनस u2 की स्क्वायर को जोड़ने व घटाने पर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा m1 की स्क्वायर b1 की स्क्वायर प्लस m2 की स्क्वायर v2 की स्क्वायर प्लस 2 m1 m2 v1 v2 प्लस m1 m2 v1 की स्क्वायर प्लस m1 m2 v2 की स्क्वायर माइनस 2 m1 m2 v1 v2 और इक्वल टू राइट हैंड साइड में भी ऐसे m1 की स्क्वायर u1 की स्क्वायर प्लस m2 की स्क्वायर u2 की स्क्वायर प्लस 2 m1 m2 u1 u2 प्लस m1 m2 u1 माइनस u2 की होल स्क्वायर और माइनस m1 m2 u1 माइनस u2 की होल स्क्वायर जोड़ने और घटाया था प्लस m1 m2 e की स्क्वायर और ब्रैकेट में u1 माइनस u2 की स्क्वायर ऐसे कैसे। तो क्या देखते हैं 2 m1 m2 v1 v2 कैंसिल हो जाएगा और m1 की स्क्वायर v1 की स्क्वायर में से क्या कॉमन है m1 v1 स्क्वायर ब्रैकेट में m1 प्लस m2। इसी तरह से m2 v2 की स्क्वायर ब्रैकेट में m1 प्लस m2। तो राइट हैंड साइड में भी m1 u1 की स्क्वायर कॉमन आ गया m1 प्लस m2 u2 की स्क्वायर m1 प्लस m2 और माइनस m1 m2 1 माइनस e की स्क्वायर u1 माइनस u2 की स्क्वायर, उसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अब m1 प्लस m2 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा m1 v1 की स्क्वायर प्लस m2 v2 की स्क्वायर। राइट हैंड साइड में m1 प्लस m2 कॉमन है तो क्या अंदर आ जाए m1 u1 की स्क्वायर प्लस m2 u2 की स्क्वायर
माइनस m1 m2 ब्रैकेट में 1 माइनस ई की स्क्वायर और ब्रैकेट में u1 माइनस u2 की होल स्क्वायर, या फिर लेफ्ट हैंड साइड में m1 प्लस m2 m1 v1 की स्क्वायर प्लस m2 v2 की स्क्वायर, राइट हैंड साइड में m1 प्लस m2 m1 u1 की स्क्वायर प्लस m2 u2 की स्क्वायर माइनस m1 m2 1 माइनस ई की स्क्वायर u1 माइनस u2 की होल स्क्वायर। m1 प्लस m2 दोनों साइड कट जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड में तो बचेगा m1 v1 की स्क्वायर प्लस m2 v2 की स्क्वायर, राइट हैंड साइड में m1 u1 की स्क्वायर प्लस m2 u2 की स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 था वो राइट हैंड साइड में फर्स्ट पार्ट में तो कट जाएगा, लेकिन सेकंड पार्ट में क्या होगा, बटे में आ जाएगा। m1 m2 बटे में m1 प्लस m2 ब्रैकेट में 1 माइनस ई की स्क्वायर और u1 माइनस u2 की होल स्क्वायर। m1 प्लस m2 क्या होगा, फर्स्ट पार्ट में तो कट गया और सेकंड पार्ट में क्या आ गया, बटे में। अब क्या करेंगे, जो लेफ़्ट हैंड साइड का है उसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और राइट हैंड साइड वाला पार्ट लेफ़्ट हैंड साइड में। तो सबसे पहले m1 u1 की स्क्वायर प्लस m2 u2 की स्क्वायर माइनस m1 v1 की स्क्वायर प्लस m2 v2 की स्क्वायर। ये क्या किया, लेफ़्ट वाले को राइट में ले गए और राइट वाले को लेफ़्ट में लाएंगे तो इक्वल टू m1 m2 बटे में m1 प्लस m2 ऊपर 1 माइनस ई की स्क्वायर ब्रैकेट में u1 माइनस u2 की होल स्क्वायर, इक्वेशन 6। अब 5 तथा 6 से 5 में हमने गतिज ऊर्जा का जो ह्रास था वो क्या था, वो वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो इम्पैक्ट से गतिज ऊर्जा में ह्रास क्या आ जाएगा, 1/2 m1 m2 1 माइनस ई स्क्वायर u1 माइनस u2 की स्क्वायर बटे में m1 प्लस m2, इक्वेशन 7। ये फार्मूला क्या है, इम्पैक्ट से गतिज ऊर्जा में ह्रास का है। रिमार्क फर्स्ट, क्योंकि E का मान 0 और 1 के बीच होता है अतः 7 की राइट हैंड साइड धनात्मक है, अतः इम्पैक्ट से गतिज ऊर्जा में सदैव हानि होती है। यदि E का मान 1 है अर्थात दोनों गोले पूर्णतः पर्याप्त हो तो 7 की राइट हैंड साइड 0 हो जाएगी, अतः इम्पैक्ट से गतिज ऊर्जा में कोई हानि नहीं होती है। यदि E का मान 0 हो अर्थात यदि गोले अप्रत्यास्थ हो तो इम्पैक्ट से ऊर्जा में ह्रास 1/2 ब्रैकेट में m1 m2 बटे में m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 की स्क्वायर बराबर 1/2 कैपिटल M कैपिटल V की स्क्वायर, जहाँ M क्या है, 1/2 m1 m2 बटे में m1 प्लस m2 तथा कैपिटल V u1 माइनस u2, या कैपिटल M बराबर 1/2 गोलों की संहतियों का हरात्मक माध्य और कैपिटल V इम्पैक्ट से पहले गोलों का सापेक्ष वेग। धन्यवाद।